सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोंगवू मिसरांग को अपने साथ ले जाता है बात करने के लिए। तो वहीं मिस्टर सुंग जब घर आए तो टाई उनसे पूछने लगा कि मेरे ब्रदर इन लॉ युवान ने ये डिसीजन क्यों लिया, यानी अभी तो वो किंग बना था। तो तब फादर कहते हैं कि तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहिए। तो तब टाई कहता है कि लेकिन अगर क्राउन ही नहीं रहेगा तो किस पोजीशन की रिस्पेक्ट होगी, और आप भी तो अभी अभी लॉर्ड बने थे। बट मिस्टर सुंग अपने बेटे को इस मामले में चुप रहने के लिए कहते हैं। तो वहीं हम देखते हैं कि जोंगवू मिसरांग से कहता है कि 2 दिन बाद वापस मीटिंग होगी राज्य को खत्म करने वाले मैटर को लेकर, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए मना कर दो। तो वो कहती हैं कि मैं इसमें पावरलेस हूं। तो तब जोंगवू कहता है कि मैं बस ये चाहता हूं कि लोगों को लगे कि युवान के इस डिसीजन में महल में से कोई भी सहमत नहीं है। और फिर वो मिसरांग को धमकी भी देता है कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपके बेटे को भी आपके फादर की तरह क्रिमिनल बनना पड़ेगा। तो ये सुनकर मिसरांग काफी ज्यादा हैरान होती हैं और हैरानी से जोंगवू को देखने लगती हैं। फिर तभी सीन कट हुआ और हमें जिनसी को दिखाया गया, जिसने आकर युवान को बताया कि जोंगवू ने क्राउन के सारे अकाउंट्स बंद करा दिए हैं और जो भी पब्लिक का पैसा क्राउन के लिए आता था वो भी रुक गया है। तो ये सुनकर युवान परेशान हो गया। फिर वो हुईजू और ह्योन से ये सारी बात डिस्कस करता है। तो तब हुईजू कहती है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ह्योन बताता है कि उन पैसों से ही सभी स्टाफ की सैलरी मैनेज होती थी। तो तब हुईजू कहती है कि शायद तुम सब भूल रहे हो कि मैं एक बहुत ही रिच बिजनेस वूमेन हूँ। और फिर हुईजू कैस्ट्रल ग्रुप की तरफ से क्राउन को फंड देने का डिसाइड करती है। तो वहीं जब जोंगवू तक ये बात पहुंची तो वो खुश नहीं था और कहने लगा कि किंग के कितने बुरे दिन आ गए हैं जो उन्हें अपने इन-लॉज की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हुईजू जब ह्योन के साथ बैठकर अकाउंट्स देख रही थी कि तभी उसको हांदा की कॉल आई, जिसने कॉल पर कुछ ऐसा बताया जो सुनकर हुईजू काफी ज्यादा परेशान हो गई और अकेले ही अपनी फैमिली के पास चली गई, जहां अगर उसे पता चला कि कंपनी पर इतना हैवी अमाउंट देने की वजह से रेट पड़ गई है और अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी। हुईजू समझ जाती है कि इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है, यानी जोंगवू का, इसलिए वो गुस्सा होने लगती है। लेकिन उसके फादर और भाई उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम सब हैंडल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। एंड टाई ये भी कह देता है कि मैं डैड की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाऊंगा क्योंकि डैड वैसे ही काफी परेशान हैं। तो तब मिस्टर सुंग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। हानदा डर रही होती है लेकिन फिलहाल वो भी मान गई। फिर हुईजू घर जाने के लिए निकली तो उसके फादर उसे रोककर टाई से कहते हैं कि हुईजू को महल छोड़कर आओ और फिर हुईजू से ये भी बोले कि अपना ध्यान रखना, जो सुनकर हुईजू को काफी अच्छा फील हुआ क्योंकि उसके फादर कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वेल हुईजू महल पहुंचकर अपने भाई से कहती है कि अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। और फिर वो पहली बार टाई को भाई कहकर बुलाती है, जो सुनकर टाई शॉक रह गया, यानी उसे काफी अच्छा फील हुआ कि हुईजू ने पहली बार मुझे भाई समझा। और फिर अब हुईजू अंदर आकर युवान के पास गई और युवान के पास लेटकर युवान को कंपनी पर हो रही इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है, जो सुनकर युवान को जोंगवू पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन हुईजू उसे शांत कराती है। फिर बताती है कि आज जब मैं अपने घर गई तो अपने भाई और फादर को मेरे सपोर्ट में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से वो दोनों मुझे तसल्ली दे रहे थे ये देखकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि मैं रिलैक्स हो गई। और फिर वो युवान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही स्ट्रांग रहो ताकि मैं रिलैक्स रह सकूँ। तो तब युवान उसके हाथ पर किस करके कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्ट्रांग बन के रहूँगा। तो तब ये सुनकर हुईजू को अच्छा लगा। फिर अब हमें दिखाया गया कि मिसरांग युन को सोता हुआ देखकर जोंगवू की बातों को याद करने लगती हैं कि जब उन्होंने जोंगवू से पूछा था कि युन को क्रिमिनल साबित करने से तुम्हारा क्या मतलब है, तो तब वो कहता है कि मुझे पता है कि लेट किंग यानी आपके हस्बैंड युवान को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आपने ये बात छुपाई और युन ने भी आपका साथ दिया था। तो इसलिए अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो आपका बेटा युन भी क्रिमिनल माना जाएगा। मिसरांग काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं बस क्राउन को बचाना चाहता हूँ, इसलिए पहले भी इस पूरी सच्चाई को जानकर चुप था। मिसरांग कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने युवान को जान से मारने के लिए आग लगवाई थी। तो तब जोंगवू इस बात को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ही ये काम करा था, यानी युवान को मारने के लिए आग लगवाई थी और मेरा कुछ भरोसा नहीं, यानी मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। फिर तभी सीन प्रेजेंट में आ गया जहाँ मिसरांग युन को देखकर सोचने लग जाती हैं कि तुम्हें सेव करने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि टाई कंपनी जाता है जहाँ सभी मीडिया उससे सवाल करती है कि आप अब आगे क्या करोगे। तो वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं बस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूँगा। और फिर इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। तो वहीं जिनसी और युवान
यवान बैठकर काम कर रहे थे तो तब जिनसी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको मिसरांग से एक बारी मिल लेना चाहिए, लेकिन यवान इस बात के लिए मना कर देता है। तो वहीं हुईजू जब बाहर जा रही थी तो उसने काफी टाइम के बाद मिसरांग को यून के साथ बाहर घूमते हुए देखा। हियोंग बताता है कि मिसरांग शायद अपने फादर की न्यूज़ के बाद स्टाफ के सामने आने से शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए अब काफ़ी कमी से बाहर दिखती हैं, लेकिन स्टाफ अभी भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। तो तब हुईजू फिर से मिसरांग से बात करने अकेले में मिलती है, जहां वो मिसरांग से हेल्प मांगती है कि आप यवान के डिसीजन में उसका सपोर्ट करना, क्योंकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो तब मिसरांग कहती हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि यवान ने मुझे सज़ा क्यों नहीं दी थी, क्योंकि तुम लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। और फिर तभी सीन कट हुआ जहां मिसरांग ने जोंगवू से कॉल पर कहा कि वो यवान को मना कर देंगी, यानी यवान के डिसीजन में उसका साथ नहीं देंगी। तो ये सुनकर जोंगवू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन क्राउन को ख़त्म करने की मीटिंग का होता है, जहां यवान कहता है कि मैंने पब्लिक से वोटिंग के लिए पूछा था, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कैबिनेट के हैं, ना कि पब्लिक के। तो तब जोंगवू कहता है कि पब्लिक ने हमें चूज करा है तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यवान को ये बात सही नहीं लग रही थी। इसलिए जोंगवू कहता है कि क्राउन हमारा कल्चर, इकोनॉमी और देश सभी को शो कराता है, इसलिए हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। कि तभी हुईजू वहां आकर जोंगवू से कहती है कि क्या यवान को मारने की कोशिश करना भी तुम्हारे कल्चर का ही हिस्सा है। तो ये सुनकर सब काफी ज्यादा शॉक रह गए और बातें करने लगे। यवान पूछता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तो तब वो सभी को रिकॉर्डिंग सुनाती है जो जोंगवू और मिसरांग के बीच हुई कन्वर्सेशन की थी, जिसमें जोंगवू ने एक्सेप्ट करा था कि वो काउंसिल हॉल में लगी आग के पीछे शामिल था। एक्चुअली ये ऑडियो मिसरांग ने ही रिकॉर्ड कर ली थी और हुईजू को दे दी थी, ये कहकर कि जब तुम जोंगवू को सबके सामने एक्सपोज करोगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हुईजू भी उस टाइम ये सुनकर शॉक में थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर प्रेजेंट में यवान को गुस्सा आने लगा इन सभी बातों को जानकर। कुछ लोग जोंगवू को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यवान गुस्से में कह देता है कि जिसने भी जोंगवू की साइड लेने की कोशिश करी तो वो भी हॉल में लगी आग का सस्पेक्ट माना जाएगा। तो तब ये सुनकर सब शांत हो गए और जोंगवू भी हैरानी से हुईजू को देख रहा था कि हुईजू ने कैसे उसे एक्सपोज कर दिया है। वह सभी वहां से चले गए और पुलिस भी यहाँ आ गई। हुईजू हियोन से कहती है कि जाओ किंग को प्रोटेक्ट करो। तो वहीं यवान और जोंगवू रूम में अकेले थे और यवान इमोशनल था क्योंकि वो जोंगवू पर बहुत ट्रस्ट करता था, इसलिए पूछता है कि तुमने आखिर क्यों ऐसा करा। तो तब जोंगवू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हुईजू से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। यवान कहता है कि जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तुम उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया एंड जोंगवू रोने लग जाता है कि कैसे उसे ना ही प्यार मिला और ना ही जीत हासिल हुई। और फिर तभी पुलिस यहाँ आई जो कि जोंगवू को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यवान काफी ज्यादा सैड था, इसलिए वो हुईजू के पास गया और उसे हग कर लेता है। हुईजू उसे समझाती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है, तुम एकदम सही हो। तो तब वो थोड़ा शांत हुआ। फिर हम देखते हैं कि पब्लिक वोटिंग शुरू होती है, जहां पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्राउन को रहना चाहिए या नहीं। वेल हांदा और टाई भी वोट करके आते हैं। तो वहीं रात को हुईजू और यवान घूम रहे थे एंड जब हुईजू उसे किंग कहकर बुलाती है तो तब यवान कहता है कि जल्दी ही वोटिंग का रिजल्ट आ जाएगा और फिर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकोगी। और फिर दोनों खुश होने लगे क्योंकि इन्हें पता है कि जो ये कर रहे हैं वो एकदम सही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जिनसी और हियोन को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़े बात कर रहे थे। जिनसी पूछती है कि अब क्राउन खत्म होने वाला है तो तुम आगे क्या करोगे। तो तब वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे काम है जो मैं कर सकता हूँ। जिनसी बोली ठीक है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद वो हिम्मत करके हियोन को किस कर देती है, जिस बात से हियोन बुरी तरह शॉक रह गया। इसलिए जिनसी बोली कि सॉरी मैंने जल्दबाजी कर दी। तो तब हियोन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर तभी वो भी जिनसी को किस करने लगता है। सीन काफी रोमांटिक था, लेकिन तभी लेडी चोई और बाकी कोर्ट लेडीज वहां से गुजर रही थी, जिन्होंने इन दोनों को ऐसे देख लिया और वो काफी हैरान थी, पर इन दोनों के लिए खुश भी। तो वहीं ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वेल अब फाइनली वोटिंग रिजल्ट का डे आया, जहां पब्लिक वोट से ये डिसाइड करती है कि क्राउन को खत्म हो जाना चाहिए ताकि भेदभाव भी खत्म हो सके। और फिर यवान भी ऑर्डर लिखकर उस पर अपने नाम की स्टैंप लगा देता है, जहां यवान के साइन से पता चला कि उसका असली नाम ली ह्योन है और यवान नाम उसको प्रिंस बनने पर मिला था। फिर हम देखते हैं कि
ये सब खत्म होने के बाद हुईजू फाइनली यीवान को उसके असली नाम से बुलाती है, जो सुनकर वो स्माइल करने लगा और हुईजू भी भागकर उससे हक कर लेती है। एंड दोनों काफी खुश नजर आ रहे होते हैं एंड अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी ये सीन यही कट हो जाता है और अब हमें पूरे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हुईजू वापस अपनी कंपनी ज्वाइन करके सीईओ बन जाती है और वो अपने ऑफिस में शांति से बैठी थी कि तभी जिनसी आकर उससे कहती है कि आपके लिए बहुत सारा काम है। तो हुईजू उस सारे काम को करने लगी कि तभी टाई वहां आया और हुईजू से कहने लगा कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरी कंपनी कैस्ट्रल कार्ड भी संभालनी होगी। तो ये सुनकर हुईजू उसे हैरानी से देखने लगती है। फिर टाई बताता है कि हांदा प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं हांदा का ध्यान रखना चाहता हूँ। हुईजू ये सुनकर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना सारा काम था। फिर वो अपने भाई को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी और टाई अपनी बहन से बचने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यीवान हियोन के साथ मिलकर खाना बनाना सीख रहा होता है हुईजू के लिए। और फिर तभी यीवान को हुईजू की कॉल आई, जिसने यीवान को बताया कि एकदम ही मेरे पास काफी सारा काम आ गया है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तो ये सुनकर यीवान का मूड खराब हो जाता है। फिर हियोन को भी पता चला कि जिनसी भी बिजी है, इसलिए वो भी नहीं आ पाएगी, तो इसलिए उसका भी मूड खराब हो गया। फिर दोनों ने खाने बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया और दोनों बाहर जाकर कुछ और खाने का डिसाइड करते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर सैंडविच खा रहे थे कि तभी यीवान देखता है कि हियोन के हाथ में एक रिंग है। हियोन कहता है कि आपकी और मिस हुईजू की रॉयल वेडिंग हुई थी, पर उस टाइम आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स नहीं थी, सब बस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हो रहा था, इसलिए आप दोनों को फिर से शादी कर लेनी चाहिए। तो तब ये सुनकर यीवान भी इस बारे में सोचने लगता है। और फिर अब हम देखते हैं कि हुईजू के फादर हुईजू से मिलने उसके ऑफिस आते हैं और फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। मिस्टर सुंग कहते हैं कि मैंने सुना टाई ने तुम्हें उसकी कंपनी कैस्ट्रल कार्ड संभालने के लिए दी है। हुईजू हाँ कहती है। तो मिस्टर सुंग कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब कर लोगी और मैं तुम्हारी मदद कराऊंगा। तो तब अपने फादर की बात सुनकर हुईजू इमोशनल हो गई कि कैसे अब दोनों का रिलेशन काफी ठीक हो चुका है और दोनों एक दूसरे को लव एंड सपोर्ट शो करा रहे हैं। और फिर अब जाने से पहले मिस्टर सुंग ने हुईजू से कहा कि मैंने तुम्हें कभी पीछा करना नहीं चाहा था, बस मैं तुम्हें कभी हारते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता था और गलत काम पर डांटता था, यानी कि स्ट्रिक्ट बन के रहता था। हुईजू इस बात से काफी इमोशनल हो गई, लेकिन वो खुश भी थी कि उसके फादर उससे नफरत नहीं करते हैं बल्कि उसको अच्छा मानते हैं। एंड पास्ट में उसने जो भी कुछ गलतियां करी हैं उन सब के लिए भी वो माफ़ कर चुके हैं। तो वही रात में हम देखते हैं कि मिस चोई जब यीवान और हुईजू का बेड रेडी कर रही थी, तो तब यीवान उस पर आराम से आकर लेट जाता है। तो तब मिस चोई कहती हैं कि आप दोनों की शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने बेबी के बारे में नहीं सोचा है। तो तब यीवान कहता है कि हुईजू अपनी कंपनी की वजह से काफ़ी बिजी रहती है, इसलिए अभी तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो तब मिस चोई थोड़ा झिझक कर पूछती हैं कि कहीं आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यीवान इस सवाल से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अजीब रिएक्ट करने लगता है। तो तब मिस चोई और ह्योन दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। फिर रात को जब हुईजू घर आई तो यीवान पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो उसे बताती है कि सब कुछ बढ़िया रहा और बताती है कि फादर ने कैस्टर कार्ड को संभालने के लिए मुझे चूज करा है। हुईजू काफी एक्साइटेड थी एंड यीवान उसके लिए काफी खुश था। फिर दोनों बेड पर लेट गए एंड यीवान हुईजू का हाथ देखकर कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि हम वापस एक दूसरे को रिंग पहनाएं, लेकिन हुईजू तब तक सो चुकी होती है, यानी उसने यीवान की बात नहीं सुनी। तो तब यीवान उसे काफी प्यार से देखता है और फिर तभी वो भी सो जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि यीवान मिस रांग के साथ जाकर यून के लिए एक वायलिन खरीदता है, जो मिस रांग को भी काफ़ी पसंद आ रहा था। एक्चुअली अब इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी कि ये दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं, जैसे कि ये स्कूल टाइम में हुआ करते थे। और फिर अब यीवान ह्योन से मिलने गया, जिसने एक फ्लावर शॉप खोली थी। वो हुईजू के लिए एक बुके रेडी कर रहा था, ह्योन से बात करते हुए कि हाँ तुम सही कह रहे थे कि मुझे और हुईजू को वापस से शादी कर लेनी चाहिए। एंड जब यीवान ये सब सारी बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से हुईजू और जिनसी ये दोनों आ गई और यीवान की सारी बात को सुन लेती हैं। इसलिए जब जैसे यीवान टर्न हुआ तो वो शॉक रह गया हुईजू को अपने साथ देखकर और पूछता है कि क्या तुमने सब सुन लिया रिंग के बारे में। तो तब वो हाँ कहती है और हंसने लगी। फिर यीवान एम्बैरेसिंग होकर हुईजू को बुके देता है, जो कि हुईजू को काफी ज्यादा पसंद आया। दोनों घर आ जाते हैं, जहां यीवान हुईजू से पूछता है कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो हुईजू कहती है कि हमारी शादी ऑलरेडी हो तो गई है, तो वापस से क्यों करना। तो तब वो कहता है कि उस टाइम तुमको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए मैं फिर से करना चाहता हूँ। तो तब हुईजू कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है,
यानी मेरे दिल में तुम्हें लेकर काफ़ी पहले से फीलिंग्स थी। और फिर यीवान के पूछने पर हुईजू एक फ़ैन को खोलकर अपने फेस को कवर कर देती है, वही जो सेम यीवान ने पहले करा था जब वो दोनों शादी की बात करने के लिए पहली बार मिले थे। एक्चुअली ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन फ़ैन को इस तरह करने का मतलब लव साइन होता है, यानी ये बताना कि वो सामने वाले को प्यार करता है। इसलिए यीवान ने हुईजू के सामने ऐसा करा था कि वो हुईजू को पसंद करता है। बट यीवान को ये बात पता नहीं थी कि हुईजू ऑलरेडी इस लव साइन को जानती है। इसलिए हुईजू को तभी से यीवान की फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था और वो भी यीवान को पसंद करने लगी थी। पर फिर भी पूछती है कि वैसे तुमको पहली बार मैं कब पसंद आई थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे मन में मुझे लेकर फीलिंग्स काफ़ी पहले से हैं। तो तब यीवान कहता है कि जब स्कूल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तुमने मुझे अपना नाम बताया था, उसी वक्त से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ब्रेव लगी थी। जो सुनकर हुईजू शॉक हुई कि क्या इतने टाइम पहले से। और फिर यीवान आगे बताता है कि मैं अक्सर स्कूल में तुम्हारे बारे में सुनता रहता था, यानी हर टाइम किसी न किसी कंपटीशन में तुम्हारा नाम ज़रूर होता था और तुम हमेशा स्कूल में कोई ना कोई ऐसा कारनामा ज़रूर करती थी कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करता था। इसलिए मुझे तुम में और इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि तुम सबसे अलग थी, जो चाहती थी कि स्कूल में भेदभाव ख़त्म हो जाए। लेकिन जब स्कूल ख़त्म हुआ तो मुझे लगा था कि कॉलेज में हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, पर ऐसा हो नहीं सका। लेकिन जब काफ़ी टाइम के बाद मैंने तुमको महल में देखा तो मैं सरप्राइज़ रह गया था और तभी मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हुईजू कहती है कि अच्छा, तभी फिर तुम मेरे पीछे पीछे आए थे, पर फिर भी ऐसे बनकर दिखा रहे थे कि जैसे तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो तब यीवान ये सब सुनकर हंसने लगता है और आज वो काफ़ी लाइट फील कर रहा है हुईजू को अपनी स्टार्टिंग की फीलिंग्स के बारे में बताकर। एंड हुईजू भी यीवान के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यीवान एक म्यूजियम में गया जहाँ उसका रेड गाउन भी रखा हुआ था। यीवान उस गाउन को देखकर सोचने लगा कि जब मुझे ये गाउन चाहिए था तब मुझे ये मिला नहीं, और जब मिला तो मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा और कुछ अलग ही डिसीजन ले लिया। पर कुछ भी हो, मैं अब बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि शायद इतना खुश तो मैं राजा बनकर भी नहीं रह सकता था, क्योंकि अब मेरे पास फ्रीडम लाइफ है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हुईजू और यीवान साथ में बेसबॉल मैच देखने आए हैं, जहाँ यीवान कहता है कि अब मैं भी वो टी शर्ट पहन सकता हूँ जो तुम पहनती हो, जिसे मैं लास्ट टाइम पहन नहीं सका था, क्योंकि अब मैं प्रिंस नहीं हूँ। तो तब हुईजू और ज़्यादा खुश हो गई और फिर वो दोनों साथ बैठकर मैच देखने लगे और ज़ोर ज़ोर से अपनी फेवरेट टीम को चेयर अप कर रहे थे। जिनसी और ह्योन ये दोनों भी यहाँ होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं कि तभी किस कैमरा हुईजू और यीवान की तरफ आ गया और सभी लोग इन दोनों को चेयर अप करने लग जाते हैं कि किस करो। तो तब दोनों पहले तो शर्माते हैं, लेकिन फिर फाइनली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एंड ऑडियंस भी ये देखकर शोर कर रही होती है, यानी इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.